नमस्कार। एजू बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मराठा प्रशासन अर्थात मराठा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे। मराठा प्रशासन व्यवस्था हम देख रहे थे तो किसकी देख रहे थे? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे। हमने देख लिया था अभी तक क्या क्या देख लिया था वो आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक संरचना में हमने देख लिया था केंद्रीय प्रशासन देख लिया, प्रांतीय प्रशासन देख लिया। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने सबसे प्रमुख देखा था अष्टप्रधान व्यवस्था देखी थी और 8 प्रधानों के बारे में मैंने बताया जो कि मंत्री नहीं थे, सचिव स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। प्रांतीय प्रशासन देख लिया और अन्य भी देख लिया। आज हमारी हेडिंग रहेगी, उसका नाम है वित्तीय प्रशासन। किसका? शिवाजी का वित्तीय प्रशासन या भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है आज हमारी वित्तीय प्रशासन या भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था स्लैश वित्तीय प्रशासन। क्या है? वित्तीय प्रशासन। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था स्लैश वित्तीय प्रशासन, ये चीज आज अपन को देखनी है। भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी की 2 प्रकार की थी। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटेंगे अपन। भू राजस्व व्यवस्था को 2 भागों में बांटेंगे। कैसे? एक तो स्वराज क्षेत्र था, दूसरा था मुल्क के एक आदमी। दूसरा क्षेत्र था मुल्क के एक आदमी क्षेत्र। तो अपन इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। एक क्षेत्र था वो स्वराज क्षेत्र था। एक क्षेत्र था मतलब स्वराज, मराठा स्वराज से जो भू राजस्व लिया जाता था वो था। और दूसरा क्षेत्र था मुल्क के एक आदमी वाला क्षेत्र। वो बताऊंगा आपको कि क्या है मुल्क के एक आदमी क्षेत्र, सारी चीज बताऊंगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है, तो यहां पहले में लिख लिए भू राजस्व वाला क्षेत्र। देखो, भू राजस्व व्यवस्था या वित्तीय प्रशासन देख रहे हैं किसका? शिवाजी का। तो अपन ने इसको 2 भागों में 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला क्षेत्र था स्वराज क्षेत्र। पहले हेडिंग डालिए, इसमें क्षेत्र डालिए स्वराज क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र था मुल्क एक आदमी। मुल्क एक आदमी। पहला क्षेत्र कौन सा था? स्वराज क्षेत्र। और दूसरा था मुल्क एक आदमी। ठीक है, तो इन दोनों से जो कर वसूल किए जाते थे वो इस तरह है। तो अपन हेडिंग डालेंगे स्वराज क्षेत्र। देखो, स्वराज क्षेत्र पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो स्वराज क्षेत्र था वो शिवाजी का स्वयं का क्षेत्र था, अर्थात वो मराठा स्वराज का जो क्षेत्र था उससे जो राजस्व लिया जाता उसे बोला गया था भू राजस्व। क्या बोला गया था? उसे बोला जाता भू राजस्व, स्वराज क्षेत्र से। बाकी का जो मुल्क एक आदमी क्षेत्र था इससे चौथ और सरदेश में की वसूल किए जाते थे। अब मुल्क एक आदमी क्षेत्र की बात करेंगे सर, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? मुल्क एक आदमी, मुल्क एक आदमी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र आता है जिसमें मुगल, आदिल शाही शासक और उसके गुलकुंडा के कुतुबशाही शासक, अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीन वाला क्षेत्र था जिस पर शिवाजी आक्रमण या धावा बोलते थे और उसके बदले चौथ या सरदेश में की वसूलते थे। वो क्षेत्र कौन सा कहलाया था? मुल्क एक आदमी क्षेत्र कहलाया था। समझे बबुआ? पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, अच्छे से समझ लो। पहला था स्वराज क्षेत्र, दूसरा था मुल्क एक आदमी क्षेत्र। अब अगली हेडिंग डालना है अपन को स्वराज क्षेत्र। स्वराज क्षेत्र कौन सा क्षेत्र डालना है? स्वराज क्षेत्र। ठीक है, अगली हेडिंग कौन सी है? स्वराज क्षेत्र। इसके डैश करके इसके आगे लिखो ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो
मराठा क्षेत्र, मराठा स्वराज का जो मराठा स्वराज का भाग था, ऐसा क्षेत्र जो मराठा स्वराज का भाग था अर्थात शिवाजी के पूर्णतः अधीन था, अर्थात शिवाजी के पूर्णतः अधीन था। इससे लिया गया पूर्णतः अधीन था, ठीक है, समझे। ऐसा क्षेत्र जो मराठा स्वराज का भाग था अर्थात शिवाजी के पूर्णतः अधीन था। शिवाजी अपनी विरासत मानते थे, जिसे शिवाजी अपनी विरासत मानते थे, जिसे शिवाजी अपनी विरासत मानते थे। ठीक है, अर्थात शिवाजी पूर्णतः शिवाजी क्या है, अर्थात शिवाजी के पूर्णतः था, मतलब अधीन था, पूर्णतः अधीन था, ऐसा लिखना है। माफ कीजिए, वो सेंटेंस पूरा बन नहीं रहा है। ठीक है, अर्थात शिवाजी के पूर्णतः अधीन था, जिसे शिवाजी अपनी विरासत मानते थे। किसको? स्वराज क्षेत्र को। अगला पॉइंट लिखिए इसमें। इसके अंतर्गत, अगला पॉइंट है यहां से, इसके अंतर्गत कुल 4 प्रांत कुल 4 प्रांत थे, कुल 4 प्रांत थे। इसके अंतर्गत कुल 4 प्रांत थे। जैसे कि कल मैंने बताया था कि शिवाजी ने अपने स्वराज को संपूर्ण, मतलब अपने संपूर्ण भाग को 4 प्रांतों में बांटा था। कल मैंने बताया था, आपको याद करो। ठीक है, शिवाजी ने अपने संपूर्ण भाग को 4 भागों में, 4 प्रांतों में बांटा था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इससे या इस भाग से, ऐसा लिख लो, इस भाग से अधिक राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अधिक राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अधिक राजस्व प्राप्त नहीं होता था। ठीक है ना, इस भाग से अधिक राजस्व प्राप्त नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि शिवाजी का पूर्णतः क्षेत्र था, इस पर सिर्फ और सिर्फ किसानों से लिया जाने वाला ही वो राजस्व था। ठीक है, अगला, अब डाल लो मुल्क एक आदमी क्षेत्र। अगली हेडिंग है, अगली स्लाइड पे चलेंगे हम। मुल्क एक आदमी क्षेत्र दिख रहा है ना? रुको, मुल्क एक आदमी क्षेत्र, क्या नाम है? मुल्क एक आदमी क्षेत्र। अगला क्या है? मुल्क एक आदमी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो मुगल खान, अगला पॉइंट इसमें लिखना है, पहला पॉइंट, ऐसा क्षेत्र जो मुगल शासक आदिलशाही शासक एवं कुतुबशाही शासक, कुतुबशाही, कहां का है कुतुबशाही वंश? गोलकुंडा का। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो मुगल शासक, आदिलशाही शासक, कुतुबशाही शासक एवं यूरोपीय
यूरोपीय शक्तियों के अधीन था, शक्तियों के अधीन था, जिस पर शिवाजी धावा बोलते थे, जिस पर शिवाजी आक्रमण एवं धावा बोलते थे, आक्रमण एवं धावा बोलते थे, जिस पर शिवाजी आक्रमण एवं धावा बोलते थे, वह क्षेत्र मुल्क एक आदमी कहलाया। ठीक है, वह क्षेत्र क्या कहलाया था? मुल्क एक आदमी कहलाया था। अगला पॉइंट लिखिए, इस क्षेत्र से शिवाजी, इस क्षेत्र से शिवाजी चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलते थे, कर वसूलते थे। ठीक है ना, चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलते थे। क्या है? ऐसा क्षेत्र, इस क्षेत्र से शिवाजी चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलते थे, मुल्क एक आदमी क्षेत्र से। ठीक है ना, समझे बाबू क्या क्या? अब हेडिंग डाल दो, भू राजस्व विशेष, भू राजस्व की विशेषताएं। हेडिंग है अपनी भू राजस्व की विशेषताएं। ठीक है, हेडिंग है हमारी भू राजस्व की विशेषताएं। क्या है हेडिंग? भू राजस्व की विशेषताएं। और इसमें पहला पॉइंट अपन को लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था, कोष्टक में मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। क्या थी? शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था, कोष्टक में डाल लेना मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था कोष्टक में मलिक अंबर, मलिक अंबर कोष्टक बंद की व्यवस्था से, भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। ठीक है ना, भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी, अर्थात शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। अगला पॉइंट लिखे, भू राजस्व मराठा स्वराज के किसानों से वसूला जाता था। देखो ये भू राजस्व के पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगला पॉइंट है भू राजस्व मराठा किसानों से वसूला जाता था, किसानों से
वसूला जाता था। भू राजस्व किससे वसूला जाता था? मराठा किसानों से वसूला जाता था। अगला पॉइंट, सभी किसानों को भूमि का स्वामी मानकर, देखो भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। सभी किसानों को भूमि का स्वामी मानकर, भूमि का स्वामी मानकर, भूमि का स्वामी मानकर उन्हें पट्टे प्रदान किए गए थे। उन्हें पट्टे प्रदान किए गए थे। ठीक है बबुआ, मतलब सभी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। सभी किसानों को क्या माना गया? सभी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और भूमि का स्वामी मानकर उन्हें क्या पट्टे प्रदान कर दिए गए। अर्थात किसानों, जमीन किसकी हो गई? किसानों की थी। किसमें? मराठा स्वराज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मराठा के भू राजस्व व्यवस्था की बात चल रही है। अगला पॉइंट लिखिए, पट्टे पर भूमि का क्षेत्र अंकित होता था। भूमि का क्षेत्र, पट्टे पर भूमि का क्षेत्र अंकित होता था। ठीक है ना बाबू, पट्टे पर भूमि का क्षेत्र अंकित होता था। इस कारण शिवाजी ने 1679 में अंकित होता था। इस कारण शिवाजी ने 1679 में, कब? 1679 या 79, संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराई थी। किसका क्या कराई? पैमाइश कराई। संपूर्ण भूमि की अन्नोजी दत्तों के निरीक्षण में, क्या नाम है? अन्नोजी दत्तों के निरीक्षण में अन्नोजी दत्तों के निरीक्षण में पैमाइश कराई। पैमाइश कराई। ठीक है ना बंधु, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? 1679 में 79 में शिवाजी ने अन्नोजी दत्तों के निरीक्षण में, किसके निरीक्षण में? अन्नोजी दत्तों के निरीक्षण में संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराई थी। संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराई थी। ठीक है, किसानों को क्या माना गया था? भूमि का स्वामी माना गया था। किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था और उन्हें पट्टे प्रदान किए गए। पट्टे को रैयत भी बोला जाता है, इसीलिए या रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, पट्टे प्रदान किए गए। पट्टे कोष्ठक में रैयत लिख लेना, कोष्ठक में यहां रैयत लिख लेना। इसीलिए यहां लिख देना, इसलिए इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया, इसलिए इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया। ठीक है, सभी किसानों को भूमि का स्वामी मानकर उन्हें पट्टे कोष्ठक में रैयत प्रदान किए गए, इसलिए इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया था। अगला पॉइंट लिखिए, भूमि मापन हेतु कट्ठी या कटही का प्रयोग किया गया था।
भूमि मापन हेतु कटही कोष्ठक में लिखना कट्ठी, भूमि मापन हेतु कट्ठी या कटही का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भूमि मापन हेतु कटही या कट्ठी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कटही या कट्ठी का प्रयोग किया गया था। 20 काठी बराबर होता था, कट्ठी या काठी भी बोल सकते हैं इसको, है ना, यहाँ काठी भी लिख लेना, काठी, ठीक है, ये भी लिख लेना। तो 20 काठी बराबर 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। कितना? 1 बीघा। और 120 बीघा बराबर 120 बीघा बराबर 1 चवरी होता था। कितना? 1 चवरी। कितना होता था? 120 काठी बराबर 1 बीघा और 120 बीघा बराबर 1 चवरी होता था। कितना होता था? 1 चवरी होता था। अगला पॉइंट लिखो, कर की दर, भू राजस्व कर की दर बात करें, भू राजस्व कर की दर भू राजस्व कर की दर 1/3 से 2/5 तक होती थी। अर्थात 33% से 40% तक कर की दर होती थी। कितनी? 33% से 40%। अर्थात यहां लिख लो, अर्थात 33% से 40% थी। कितनी थी? 40% थी। कर की दर कितनी निर्धारण की गई थी? 33% से 1/3 से 2/5, अर्थात 33% से 40% निर्धारित की गई थी। अब कर की अदायगी जो की जाती थी, मतलब जो किसान कर देते थे, वो कैसे देते थे? या तो अनाज के रूप में दे देते या नकदी रूप में दे देते। उनके पास अगर नगद पैसे होते तो नकद रूप में भी दे देते थे। समझे? कर की अदायगी, हेडिंग डाल लो, कर की अदायगी। कर की अदायगी डैश करके लिखो। कर की अदायगी यहां से लिखना है आपको। कर की अदायगी, कर की अदायगी नकद या अनाज के रूप में की जाती थी। अनाज के रूप में की जाती थी। ठीक है, कर की अदायगी नकद या अनाज के रूप में की जाती थी या वसूल किया जाता था, कैसे भी। ठीक है, अगला लिखो, बंजर भूमि कर मुक्त होती थी। अगला पॉइंट है, बंजर भूमि कर मुक्त होती थी। बंजर भूमि कर मुक्त होती थी तथा बंजर भूमि को
उपजाऊ बनाने हेतु तकावी ऋण दिया जाता था। तकावी ऋण दिया जाता था। ठीक है ना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु तकावी ऋण दिया जाता था। अब तकावी ऋण की बात करें ना सर, तो इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था, और वो कैसा था, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया था, और उसने भी तकावी ऋण दिए थे। ठीक है, तो तकावी ऋण क्यों दिया जाता था, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा ऋण दिया जाता था, नगद अदायगी कैसे की जाती, नगद या अनाज रूप में की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा के रूप में की जाती थी। बंजर भूमि कर मुक्त होती थी। कैसे होती थी, कर मुक्त होती थी। ठीक है, बंजर भूमि कैसी थी, कर मुक्त होती थी। इसके अलावा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कौन सा ऋण दिया गया था, तकावी ऋण दिया जाता, तकावी ऋण दिया जाता था। समझे, ये सारी चीज थी। अगली हेडिंग डालना है अपन को। अच्छा, अगली हेडिंग है बस कर को वसूलने का कार्य कौन करते थे। कर, अब कर तो वसूलते थे, मतलब कर तो दिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था, और भू राजस्व स्वराज क्षेत्र वाले किसानों से लिया जाता था, लेकिन अन्य क्षेत्रों से चौथ लिया जाता था, सरदेशमुखी लिया जाता था। अब बात करेंगे सर, जो भू राजस्व ले रहे थे उसको वसूलता कौन था, तो उन अधिकारियों के नाम लिखे। कर वसूलने का कार्य मराठा अधिकारी करते थे। तो अगला पॉइंट लिखना है अपन ने, अलग यहां से लिख लो, अलग। कर वसूलने का कार्य, कर वसूलने का कार्य मराठा अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मराठा अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कर वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, मराठा अधिकारियों द्वारा किया जाता था। लेकिन अब वो मराठा अधिकारी होते कौन कौन थे, उनके नाम भी लिखना है अपन को। तो प्रमुख मराठा अधिकारी, हेडिंग डाल लो, प्रमुख मराठा अधिकारी। ठीक है, प्रमुख मराठा अधिकारी। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन प्रमुख मराठा अधिकारियों के बारे में, कौन कौन से। अच्छा, यहां से लिखेंगे क्योंकि उधर जगह कम पड़ेगी, तो मुझे लगा यहां से लिखना चाहिए। प्रमुख मराठा अधिकारियों के नाम लिख लीजिए। पटेल, नंबर 1 है पटेल। क्या नाम है, पटेल। क्या कार्य करता था ये, क्या कार्य करता था, कर वसूलने का कार्य करता था। क्या कार्य करता था, कर वसूलने का कार्य करता था। पटेल कर वसूलने का, कर वसूलने का कार्य करता था। क्या कार्य करता था, कर वसूलने का कार्य करता था। कौन, पटेल। अगला कुलकर्णी, अगला व्यक्ति कौन है, कुलकर्णी। कुलकर्णी, ठीक है, इसका क्या कार्य था, जो कर वसूला जाता था उसका हिसाब किताब रखना, उसका हिसाब किताब रखना, कर का हिसाब किताब रखना, हिसाब रखना, कर का हिसाब रखना। ठीक है, कर वसूलने का कार्य कौन करता था, पटेल करता था। कुलकर्णी कर का हिसाब रखता था। अगला है
अलूटे बलूटे, अलूटे बलूटे और मिरासदार, अलूटे बलूटे, अलूटे बलूटे, ठीक है। और अगला है मिरासदार, क्या नाम है, मिरासदार। अलूटे बलू ग्रामीण अधिकारी थे, मतलब ग्रामीण कौन थे, ग्रामीण अधिकारी नहीं बोलते, ग्रामीण सेवक बोल सकते हैं किसको, अलूटे बलूटो, ग्रामीण सेवक कौन थे, ग्रामीण सेवक। अगला है जो मिरासदार हैं, जो भूमि के पुश्तैनी, भूमि के पुश्तैनी, भूमि के पुश्तैनी अधिकारी, भूमि के पुश्तैनी अधिकारी, ठीक है ना। पटेल कर वसूलने का कार्य करता था, कुलकर्णी कर का हिसाब रखता था, अलूटे बलूटे थे, ग्रामीण सेवक थे जो कि पटेल की सहायता करते थे, और मिरासदार भूमि के पुश्तैनी अधिकारी हुआ करते थे। इस तरह भू राजस्व वसूला जाता था। कहां से वसूला जाता था, मराठा क्षेत्र से वसूला जाता था। कहां से, मराठा क्षेत्र से वसूला जाता था, ठीक है। चलो अगला डालते हैं अपन। अच्छा नोट, यहाँ एक नोट लिखना है, इधर लिख देते हैं, बहुत इंपोर्टेंट नोट लिखाने वाला हूं, लिख लो, एक नोट लिख लो, दिख रहा है ना, 2000 का नोट होगा समथिंग, नहीं 10,000 का मान के चलते अपन, 10,000 का नोट मान के चलो इसको। फ्रायर ने, किसने, फ्रायर ने शिवाजी की भू राजस्व नीति की आलोचना की है। फ्रायर ने, किसने, फ्रायर ने शिवाजी की, आप कीजिए, शिवाजी की भू राजस्व नीति की आलोचना की है। पता नहीं क्यों आलोचना की है, बाकी इनकी नीति तो सही थी, ठीक है। फ्रायर ने शिवाजी की भू राजस्व नीति की आलोचना की है, और नीति तो सही थी, ज्यादा टैक्स भी नहीं ले रहे थे, नियमानुसार टैक्स ले रहे थे, ठीक है, और वो जरूरी था शिवाजी के लिए। तो फ्रायर ने शिवाजी की भू राजस्व नीति की आलोचना की है, ठीक है। अब हेडिंग डालना है चौथ व सर देशमुखी, हेडिंग डाल लो चौथ व सर देशमुखी। हेडिंग है चौथ और सर देशमुखी। ठीक है, चौथ व सर देशमुखी, हेडिंग क्या है, चौथ व सर देशमुखी। पहला पॉइंट लिखिए, अच्छा पहला पॉइंट लिखिए, यह ऐसे क्षेत्र से, यह ऐसे क्षेत्र से वसूला जाता था। अब देखो इसके बारे में मैं बता चुका हूं, मुल्क एक आदमी वाला क्षेत्र था, और वो कौन सा क्षेत्र था, मुगल, आदिलशाही शासक, कुतुबशाही शासक या यूरोपीय शक्ति, अन्य यूरोपीय शक्ति के अधीन वाला क्षेत्र था, उससे चौथे असर देशमुखी वसूला जाता था। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, यह ऐसा क्षेत्र, यह ऐसे क्षेत्रों से वसूला जाता था, से क्षेत्रों से, ऐसे क्षेत्र से वसूला जाता था,
जो मुल्क एकादमी क्षेत्र कहलाता, या था जो, ऐसा लिख लो डायरेक्ट, जो मुगल आदिलशाही, यहां लिख लो आदिलशाही, मुगल आदिलशाही, कौमा कुतुबशाही, कुतुबशाही, एवं अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीन था। अन्य यूरोपीय अन्य यूरोपीय अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीन था। कैसे क्षेत्रों से वसूला जाता था? यह ऐसे क्षेत्रों से वसूला जाता जो मुगल आदिलशाही, कुतुबशाही एवं अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीन था, जिस पर शिवाजी धावा बोलते थे, जिस पर शिवाजी धावा बोलते थे। ठीक है ना, जिस पर शिवाजी धावा बोलते थे। कैसे क्षेत्रों से वसूला जाता था? यूरोपीय शक्तियों के अधीन था, जिस पर शिवाजी धावा बोलते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इन्हीं करों के कारण, अगला पॉइंट है, इन्हीं करों के कारण, देखो चौथे असर दोषमुखी के कारण, इन्हीं करों के कारण शिवाजी के आसपास के क्षेत्र, शिवाजी के दिख रहा है ना, आसपास के क्षेत्र या राया या शासक शिवाजी के विरुद्ध थे, शिवाजी के विरोधी थे, ऐसा लिख लो, विरोधी थे। देखो क्यों वसूलते थे? बोले कि हमारे क्षेत्र में आते नहीं हो, सिंपल सी बात है, और आप उस क्षेत्र में रह रहे हो तो वो उनका कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करें। समझ में आया? आप अगर हमारे अधीन रहोगे तो आप पर ओनली भू राजस्व लिया जाएगा, ना कि चौथ और सरदेशमुखी लिया जाएगा। समझे? तो ये क्या है? अन्य क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। अगला पॉइंट लिखो। चौथ कर के बदले क्या क्या दिया जाता? मतलब चौथ कर वसूलते तो क्यों वसूलते थे, किसने क्या क्या कहा? तो ऐसा लिख लो, चौथ कर के बदले, हेडिंग है अपनी, चौथ कर के बदले। हेडिंग डाल लो, चौथ कर के बदले। चौथ कर के बदले। ठीक है, चौथ कर के बदले। चौथ कर के बदले क्या क्या मिलता था ये भी देख लो उनको, मतलब जो चौथ कर वसूल रहे थे उनके बदले क्या था। जैसे सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे, सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे, किस पर? अन्य क्षेत्र पर। तो लिखिए आप, पहला पॉइंट लिखिए, सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे, सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे। क्या है? सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे। गोविंद रानाडे ने सैन्य कर कहा है, इसलिए यहां लिख लेना कोष्ठक में, इसलिए आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसे लिख दो, इसलिए गोविंद रानाडे ने
गोविंद रानाडे ने सैन्य कर कहा है। क्या कहा है? सैन्य कर कहा। समझे? एक सेकंड रुकना। ठीक है, गोविंद रानाडे ने क्या कहा? सैन्य कर कहा, क्योंकि सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिखो, मराठा आक्रमण से बचाव। जादूनाथ सरकार ने मराठा आक्रमण से बचाव कर कहा। किसने? जादूनाथ सरकार ने। ठीक है, गोविंद रानाडे ने क्या कहा? सैन्य कर कहा है। अगला पॉइंट लिखिए, सरदेसाई ने कहा विजित क्षेत्रों से चौथ वसूला जाता था। किसने कहा? सरदेसाई ने। सरदेसाई के अनुसार विजित क्षेत्रों से चौथ कर वसूला जाता था। चौथ कर वसूला जाता था। ठीक है, सरदेसाई ने क्या कहा है? सरदेसाई के अनुसार क्या है? विजित क्षेत्रों से चौथ कर वसूला जाता था। इसके अलावा रानाडे ने क्या कहा? गोविंद रानाडे ने, आप कीजिए, गोविंद रानाडे ने सैन्य कर कहा। ठीक है, क्या कहा है? सैन्य कर कहा है। इसके अलावा जादूनाथ सरकार ने मराठा आक्रमण से बचाव कर कहा था। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने पढ़ी है। ठीक है, किसके बारे में? चौथ के बारे में। अब देखो चौथ वसूल क्या है? एक सेकंड रुकना, मुझे पानी पी। आप कीजिएगा, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, टाइम तो लगेगा, पानी पीना है। ठीक है, अब हेडिंग डालना है चौथ, मतलब जो कर वसूल कर लाते थे उसका बंटवारा कैसे किया गया। चौथ का बंटवारा, हेडिंग डाल लो आप, चौथ कर का बंटवारा। चौथ कर का बंटवारा। चौथ कर का बंटवारा। चौथ कर का जो बंटवारा होता था वो कैसे होता था उसके बारे में बता दूं तुरंत आते ही। मतलब जो क्षेत्र से चौथ कर वसूल के लाते थे उसका 25% शाही खजाने में जमा करा दिया जाता था। कहाँ? चौथ के बाहरी क्षेत्र से कुल भू राजस्व का 1/, मतलब चौथ, पहले तो ये लिख लो, चौथ बाहरी क्षेत्र के कुल भू राजस्व का 1/4 कोष्ठक में 25% वसूल किया जाता था। कितना वसूल किया जाता था? 25% वसूल किया जाता था। समझे बबुआ? चौथ कुल भू राजस्व के कितना परसेंट वसूल किया जाता था? क्वेश्चन यही मिल जाता है डायरेक्ट। कुल भू राजस्व का 25%, कितना? 25% वसूल किया जाता था। कुल भू राजस्व का कितना वसूल किया जाता था? 25% वसूल किया जाता था। अगला पॉइंट है इसमें, बंटवारा। चौथ कर का बंटवारा नहीं था, चौथ कर डाल लेते आप अपन सीधे सीधे। हाँ ठीक है, क्योंकि चौथ कर का बंटवारा तो अभी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ चौथ डालना है अपन को सीधा सा।
चौथ पहाड़ी क्षेत्र के कुल भू राजस्व का कितना लाते थे? 25% वसूल करके लाते थे। अगला पॉइंट है हमारा 1665 में आदिल शाही शासकों से 1665 में आदिल शाही शासकों से आदिल शाही शासकों से 3 लाख तथा 1667 में कुतुबशाही 1667 में कुतुबशाही शासकों से 5 लाख रुपए चौथ के रूप में वसूले। 5 लाख रुपए चौथ के रूप में वसूल किए। ठीक है, समझे? आदिल शाही शासकों से 1665 3 लाख रुपए, आदिल शाही शासकों से कितना? 3 लाख रुपए। ठीक है, और तथा 1667 में कुतुबशाही शासकों से कितना? 5 लाख रुपए। कुतुबशाही शासकों से कितना? 5 लाख रुपए वसूल किए थे। कब? 1667 में। कब किए? 1667 में, और इधर 1665 में। इस तरह से चौथ वसूल किया जाता था। अगला पॉइंट है अंततः 1719 में, अब देखो चौथ के बारे में ये तो वसूल कर रहे थे, लेकिन 1719 में, कब? 1719 में 1719 में दिल्ली समझौता होता है रफी उद्दरजात और बालाई विश्वनाथ के अंतर्गत। दिल्ली समझौता, शाहू का शासन, शाहू छत्रपति थे, पेशवा बालाई विश्वनाथ थे, और उस समय दिल्ली का शासक था वो रफी उद्दरजात था। तो उन दोनों के मध्य एक संबंध होता है, संधि होती है, और उस संधि का नाम था दिल्ली समझौता। एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम था दिल्ली समझौता। उस समझौते के तहत मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया था। मतलब क्या दे दिया था? 1719 में उत्तरवर्ती मुगल शासक रफी उद्दरजात ने बालाई विश्वनाथ के मध्य एक दिल्ली समझौता होता है, और उसके तहत चौथ वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया था। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1719 में दिल्ली समझौते के तहत, दिल्ली समझौते के तहत में दिल्ली समझौते के तहत मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक रफी उद्दरजात, मुगल शासक रफी उद्दरजात ने मराठों को चौथ वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। कानूनी अधिकार दे दिया, कानूनी अधिकार बताया, अधिकार दे दिया। ठीक है, चौथ वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। किसने दे दिया? उत्तरवर्ती मुगल शासक रफी उद्दरजात ने। यह समझौता किस किस के मध्य होता है? बालाई विश्वनाथ और रफी उद्दरजात के मध्य 1719 में होता है। ठीक है, तो कानूनी अधिकार
कर दिया किसका, चौथ वसूलने का अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं चौथ से प्राप्त आय का वितरण। अब हेडिंग है हमारी, अब आएगी हमारी हेडिंग चौथ से प्राप्त आय का वितरण। हेडिंग डाल लो, चौथ से प्राप्त आय का वितरण। चौथ से प्राप्त आय का वितरण। अच्छा एक बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बंधुओं। यार बार बार तो नहीं बोलता मैं, या तो लास्ट में बोलूंगा या शुरुआत में, एक दो बार जरूर बोल देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता देना। और ये क्लास आपको निःशुल्क मिलेंगी सभी। मैं चाहता हूँ कि पूरा इतिहास आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो बंदा क्लास नहीं ले पाता उनके लिए इतिहास बहुत प्यारा दिया जाए। चौथ से प्राप्त आय का वितरण। ठीक है, चौथ से प्राप्त आय का वितरण। कैसे किया जाता था चौथ से प्राप्त आय का वितरण? चलो देखते हैं। जब चौथ किसी भी राज्य से या किसी क्षेत्र से वसूल करके लाते थे तो सबसे पहले 25% बावत के रूप में, किसके रूप में, बवती के रूप में, माफ कीजिए, बवती के रूप में राजशाही खजाने में जमा करा दिया जाता था। ठीक है, सबसे पहले 25% राजा के पास जाता था बवती के रूप में, मतलब एक तरह से राजा का टैक्स था वो। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले 25% बवती के रूप में, किसके रूप में, बवती के रूप में राजा के पास। बवती के रूप में राजा के पास रहता है। 25% बवती के रूप में राजा के पास। 6% सहोत्रा के रूप में। सहोत्रा बोले तो मतलब उसका लेखा जोखा करना था, जहां उसकी देखभाल करनी थी, तो सहोत्रा के रूप में अमात्य स्लैश पंत के लिए जाता था, पंत के लिए। ठीक है, अमात्य स्लैश पंत के लिए कितना, 6%। बवती के रूप में राजा को कितना, 25%। अगला पॉइंट है 3% सचिव या चिटनीस के पास जाता था। 3% किसके पास जाता था, सचिव और चिटनी या चिटनीस। सचिव को चिटनीस भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी का बचा हुआ 66% है। कितना बच रहा है, 25 6 अपना 31 और 3 34, मतलब बचा हुआ 66%। कितना, बाकी का बचा हुआ 66%। कितना बचा, 66%, जो मोकासा के रूप में, मोकासा के रूप में सैनिकों में वितरित किया जाता, सैनिकों में वितरित किया जाता था। ठीक है, मोकासा के रूप में सैनिकों में वितरित किया जाता था। भाई देख लो, पूछ लिया जाता है कि 25% बवती के रूप में किसके लिए जाता था, राजा के रूप में। सहोत्रा अमात्य के लिए कितना जाता, 6%। सचिव या चिटनीस के लिए कितना, 3%। 66% सैनिकों को जो लूट वहां से वसूल करके लाए हैं सैनिक, वो उनके लिए कितना मिलता था, तो कितना मिलता है, 66% मिलता था। ठीक है, इस प्रकार चौथ का वितरण कर लिया जाता था। ठीक है, अब यहां एक नोट करके और लिख लेना, नोट करके, मोकासा के रूप में नकद ना देकर जागीरें वितरित की जाती थी। तो अगला पॉइंट है, मोकासा के रूप में नकद ना देकर
जागीरें वितरित की जाती थी या दी जाती थी, ऐसा कुछ भी लिख लो, ठीक है। जागीरें वितरित की जाती थी। समझ में आ जा। मुकाशा के रूप में नकद न दिया जाता था, किसके रूप में दिया जाता है, जागीर के रूप में दिया जाता था। अब देखो, इसके अलावा देखा जाता है कि चौथ के समान भारत में कई अन्य व्यवस्था भी थी। जैसे पंजाब में राखी व्यवस्था, पंजाब में राखी व्यवस्था, ठीक है। गुजरात के बंट कर लिया, गुजरात में बंट कर लिया जाता, कौन सा, बंट कर, और पंजाब में राखी कर लिया जाता था। तो चौथ के समान अन्य भारत में अन्य व्यवस्थाएं, हेडिंग डाल लो, चौथ के समान भारत में अन्य कर, ठीक है। चौथ के समान भारत में अन्य कर, लिखिए। पहला, गुजरात का बंट कर, गुजरात का वंट कर, ठीक है, गुजरात का वंट कर। पंजाब का राखी प्रणाली, पंजाब की राखी प्रणाली, पंजाब की राखी प्रणाली, ठीक है। गुजरात का वंट कर, पंजाब की राखी प्रणाली। बेली जली द्वारा सहायक संधि, अगला पॉइंट है बेली जली द्वारा सहायक संधि, बेली जली द्वारा सहायक संधि, ठीक है। यह भी एक तरह की चौथ थी, बेली जली द्वारा सहायक संधि भी एक प्रकार की चौथ थी। समझे बाबू, इस तरह से हमने चौथ पढ़ लिया। अब हेडिंग डाल लो, कर वसूलने का कार्य। अगली हेडिंग डाल लो, चौथ कर को वसूलने का कार्य कौन करता था। तो यहां से सिलेक्ट कर, ऐसे लिख लो आप तो डायरेक्ट, चौथ वसूलने का कार्य, चौथ वसूलने का कार्य काम बेसदार, क्या नाम है, काम बेसदार, कौन करता था, काम बेसदार। और कोष्टक में लिख लेना, 2-3 गांवों का, 2-3 गांवों का, 2-3 गांवों का प्रमुख, कोष्टक बंद, काम विस्तार नामक अधिकारी करता था, नामक अधिकारी करता था, ठीक है। काम विस्तार नामक अधिकारी करता था। चौथ वसूलने का कार्य कौन करता था, काम विस्तार नामक अधिकारी करता था भी। अब अगला नोट है, नोट है एक तरह का, है ना। यहाँ अगला नोट लिखिए, नोट लिखिए, दिख रहा है ना नोट, कितने का है, 10,000 का नोट है, नहीं चलो 20,000 का मान लो, अरे आप जितना मान लो वो नोट करके लिख लीजिए। V.A. स्मिथ ने, V.A. स्मिथ ने, अरे माफ कीजिए, V.A. स्मिथ ने इस व्यवस्था के कारण, इस व्यवस्था के कारण शिवाजी के राज्य को, शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। क्या कहा है, डाकू राज्य।
ठीक है। V.A. स्मिथ ने इस व्यवस्था के कारण शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने कहा है। अब हेडिंग डालना है अपनी सर देशमुखी। अब हेडिंग है हमारे पास सर देशमुखी। आज ये तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, बाकी का कल जो बचेगा अपने पास सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है, और धार्मिक जो भी था वो देखेंगे। फिर अगली क्लास में हम सैन्य प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारे पास सर देशमुखी। क्या है? सर देशमुखी। सर देशमुखी क्या है हेडिंग? सर देशमुखी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इस कर के अंतर्गत चौथ का, इस कर के अंतर्गत चौथ का, इस कर के अंतर्गत चौथ का 1/10 भाग, 1/10 कोष्ठक में 10% भाग अतिरिक्त लिया जाता था। इस कर के अंतर्गत चौथ का 1/10 भाग अतिरिक्त लिया जाता था। ठीक है ना? इस कर के अंतर्गत, सरदेशमुखी के अंतर्गत चौथ का 1/10 भाग अतिरिक्त लिया जाता था। अगला पॉइंट, यह कर उन बाह्य क्षेत्रों से वसूला जाता था यह कर उन बाह्य क्षेत्रों से, बाह्य क्षेत्रों से वसूला जाता था जिन पर शिवाजी, जिस पर शिवाजी अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। ठीक है ना? यह कर उन बाह्य क्षेत्रों से वसूला जाता था जिस पर शिवाजी अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। कैसा? वंशानुगत। ठीक है? किस क्षेत्र से लिया जाता था? जिस पर अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। अर्थात उस क्षेत्र का सरदेशमुखी होने के बदले, ऐसे लिख लो, होने के बदले सरदेशमुखी कर वसूलते थे। सरदेशमुख ऐसा लिखना है यहाँ, सरदेशमुख होने के बदले सरदेशमुखी कर वसूलना अपना अधिकार मानते थे। ठीक है ना? अधिकार मानते थे। कितना लिया जाता था?
चौथ के मतलब जो टोटल चौथ लिया था उसका 10% अधिक लिया जाता था, चौथ का 10% अधिक लिया था। अगला पॉइंट लिखिए, इस कर को गुमस्ता नामक, क्या नाम, गुमस्ता नामक अधिकारी वसूलता था। इस कर को गुमस्ता नामक अधिकारी वसूलता था। ठीक है, कौन वसूलता था? गुमस्ता नामक अधिकारी वसूलता। अन्य कर लिख लो, एक और कर है सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी कर। अगली हेडिंग है सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी कर, यहां लिख लो सिंहासन पट्टी स्लैश मीरास पट्टी कर। कौन सा? मीरास पट्टी कर, सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी कर। ठीक है, इसमें लिखिए यह कर शिवाजी द्वारा राज्याभिषेक के समय यह कर शिवाजी द्वारा राज्याभिषेक के समय जमींदारों से वसूल किया था। जमींदारों से वसूल किया। किससे वसूल किया? जमींदारों से। भैया राज्याभिषेक के समय खर्चा तो हुआ था, उस खर्चे की पूर्ति के लिए शिवाजी ने जमींदारों से मीरास पट्टी कर वसूला था। कौन सा? मीरास पट्टी कर वसूला था। इस तरह हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एक बार आपको बता देता हूं। देखो, आज हमने प्रशासनिक संरचना तो अपन पढ़ चुके, वित्तीय प्रशासन पूरा पढ़ लिया। वित्तीय प्रशासन में हमने पढ़ा था भू राजस्व प्रशासन, एक तो मराठा स्वराज से और दूसरा मुल्क एक आदमी क्षेत्र से। तो यहां अपन लिख सकते हैं इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मराठा स्वराज और दूसरा था मुल्क एक आदमी क्षेत्र। मुल्क एक आदमी क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा है सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और अन्य। तो सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और धार्मिक व्यवस्था भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे हम इसके अंतर्गत। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बार बार नहीं बोलना मेरे को उचित लगता, ठीक है ना? चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।